I completely only prepared for UPSC, but I failed in my first prelims, and that was an eye opener for me. क्योंकि बहुत सारी, मतलब मैंने बहुत मेहनत की थी अपने पहले साल में। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, 3 साल मैंने प्रिपेयर किया है, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने पहले साल में की थी। ऐसा कुछ था नहीं जो मैंने नहीं पढ़ा। मैंने मतलब सबसे ज्यादा सोर्सेज मेरे फर्स्ट ईयर में थे। बट बहुत सारी चीजें गलत हो गई। मतलब तब मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ पढ़ने से, हार्ड वर्क करने से, गधा मजदूरी करने से ये एग्जाम नहीं निकलता है। इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। इसके लिए एक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिविजन आपका होना चाहिए टाइम पे। उसके बाद माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मेरे रियलाइजेशन थे, उसके बाद मैंने उन पे काम किया। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया, और सेकेंड अटेम्प्ट में काफी आगे तक गई। मेरा पेनल्टी मार्क्स मेरे लग गए थे, आई डोंट नो किसको पता है नहीं। तो मेरी 200 कुछ रैंक भी आई थी, बट पेनल्टी मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। देन अगेन मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ा, एंड देन थर्ड अटेम्प्ट में आई गॉट रैंक 30। सो मोटा मोटी दिस वाज माय जर्नी। एंड इसमें जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था वो था प्रीलिम्स का। क्योंकि मैंने कभी भी, मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने कभी भी किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू कभी नहीं दिया था लाइफ में, कभी भी नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम मेरा एमसीक्यू था वो यूपीएससी का ही था। सो दैट वाज माय लाइक अ वेरी वेरी वीक पॉइंट, एंड उसी की वजह से मेरा प्रीलिम्स भी रह गया। एंड बट मेरा एक ये रियलाइजेशन था कि अगर जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, आप रेस में ही नहीं हो। मतलब आप, इट्स लाइक कि आपने फाइट ही नहीं किया। आप अगर, जो लोग बिना प्रीलिम्स किए ही बाहर हो जाते हैं, उनका तो एकदम ही वेस्ट हो गया। क्योंकि सो माय फर्स्ट थिंग वाज लाइक प्रीलिम्स तो क्लियर करना है, बिकॉज देन योर फैमिली ऑल्सो स्टार्ट्स डाउटिंग यू कि आप कर क्या रहे हो। मतलब आपका प्रीलिम्स तक नहीं निकला तो आप आगे कैसे जाओगे। दूसरा, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेंस बहुत अच्छा कर सकते थे, बट वो प्रीलिम्स में अटक गए। तो माय फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये था कि अब कुछ भी हो, मेंस हो नहीं हो, प्रीलिम्स करना है। तो मैंने 6 महीने सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की थी, और मैंने इतना अच्छे से किया था क्योंकि मेरा काफी खराब था मतलब प्रीलिम्स। तो मैंने इतना अच्छे से किया कि मेरा उसके बाद जो 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला वो मेरा 20+ मार्क्स की मार्जिन से निकला। एंड तब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो भी आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उन पे मेहनत करो तो वो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाते हैं। और ऐसा कुछ वीक पॉइंट ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट मेरा इकोनॉमिक्स भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब मेरे को डर लगता था इकोनॉमिक्स में, बट आई डिड एक्सेप्शनली वेल इन इकोनॉमिक्स। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ माय रियलाइजेशन कि आप मेहनत करोगे तो उसमें हो जाएगा। तीसरी एक मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि हमने ना, बार बार ये लगता रहता है कि हम तो, जैसे मेरे पास मैसेजेस भी सबसे ज्यादा आते हैं कि हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे होगा। इनफैक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले फर्स्ट आते हैं। मतलब आप टॉप 10 में देखोगे तो 60-70% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, जबकि ये पूरा ही टोटल डिफरेंट फील्ड है। राइट। तो इस एग्जाम में क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं, तो कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज पे नहीं है। मतलब अगर जैसे मैं सोशल साइंसेस से थी, तो मेरे कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ मतलब वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। हर किसी का कोई एडवांटेज होगा, कोई डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि आपको सभी थोड़े थोड़े मास्टरी करनी होगी, तो सब एक एवरेज आउट हो जाते हैं। तो ये कभी भी नहीं सोचना है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं अरे फोर्थ अटेम्प्ट वाला इतना सही है, उसने तो लक्ष्मीकांत 20 बार कर ली, मेरी तो 2 बार भी नहीं हो रही है। या फिर ऐसा लगता है कि लेटर अटेम्प्ट वाले बेटर होंगे। बट द रियलिटी इज, जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको वोर्न आउट होते जाते हो। वो लक्ष्मीकांत पढ़ने में इतना जोर आता है फिर कि हम, और डिप्रेशन आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। सो इट्स लाइक, दूसरा हम ये सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो ह्यूमैनिटीज है, इंजीनियरिंग वाले का तो सी सेट प्रीलिम्स आराम से निकलेगा। इंजीनियरिंग वाले को इतना आदत है पढ़ाई करने की, हमने तो ह्यूमैनिटीज में कभी पढ़ाई नहीं की, हमारे तो बैठने की आदत नहीं है। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को लगता है कि मैंने तो कभी आंसर्स लिखे ही नहीं, ह्यूमैनिटीज वाला इतना अच्छे से लिख सकता है। इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज वालों को आंसर लिखने में और ज्यादा दिक्कत आती है। कि जब मैं कॉलेज में थी, तो हमारा जो तरीका था आंसर लिखने का, तो हमारे इंट्रोडक्शन होते थे 2-2 पन्नों के। और हमारा वो होता है कि 15 पन्नों तक एक आंसर लिखते थे, उसको 2 पन्नों में लिखना, तो मतलब आपको अनलर्न भी करना है, वापस लर्न भी करना है। जबकि इंजीनियरिंग वाले सीधा 2 पन्नों का आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो देखो ड्राइव।
सो ये वाले थॉट्स भी बार बार आते हैं कि समवन एल्स इज बेटर एडवांटेज, ये वो। फोर्थ अटेम्प्ट वालों को लगता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितना अच्छे से कर रहे हैं, उनपे तो कोई प्रेशर ही नहीं है फेलियर का, वो तो अपना एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थॉट्स कम। या आई वाज टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने 6 महीने सिर्फ उसकी तैयारी की, 20+ मार्जिन से मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। मेंस में मैंने बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मतलब मेंस आई थिंक में मेरे को सबसे कम टाइम लगा। मैंने जो प्रीलिम्स का पूरा मेरी तैयारी थी उसी को बस आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करके मेंस में यूज किया। तो मेंस में ना, पहला मेंस भी बहुत अच्छे, जैसे मैंने जो सेकंड अटेम्प्ट में फर्स्ट मेंस लिखा वो भी मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ, जबकि मेरी तैयारी बहुत कम थी। और तब मेरा ये रियलाइजेशन था कि बहुत ज्यादा तैयारी की उस तरीके से इस एग्जाम में जरूरत नहीं है। सही चीज की तैयारी बार बार उसको रिपीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक जो फाइनल स्टेज होती है उसका मतलब जो लास्ट का 1 महीना होता है उसकी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लास्ट का 1-2 महीना मान लो, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि एकदम से ऐसा लगता है कि अरे ज्योग्राफी उठा ली, हिस्ट्री नहीं आती, हिस्ट्री उठा ली, इकोनॉमिक्स नहीं आती, मतलब ये रिवाइज करना है वो रिवाइज करना है, तो ओवरवेल्म में लास्ट का महीना निकल जाता है। हम लोग बहुत अच्छे से अगर लास्ट के महीने को तैयारी कर ले तो उस मोमेंटम में एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। मतलब आई नो सो मेनी पीपल, इनफैक्ट मेरे सीनियर्स से भी मैंने जिनको देखा है कि उन्होंने बहुत कम तैयारी की, लेकिन लास्ट का 1-2 महीना उन्होंने बहुत हाथ पैर मार के एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल दिया। तो ये सारी चीजों पे यू कैन वर्क। एंड व्हाट एल्स इन माय एक्सपीरियंस, वही बहुत सारी चीजें वी कैन डिस्कस इंटरव्यू में भी। आई एम नॉट श्योर आप लोग किस स्टेज पे हो, आई डोंट नो हाउ मेनी people wrote mains this time, so whether should I talk about mains इंटरव्यू। हर स्टेज की एक अलग टाइप की प्रेपरेशन होती है, एक अलग टाइप का माइंडसेट चाहिए होता है। और वो हो जाता है, मतलब जिस स्टेज पे हो उसको अच्छे से तैयारी करो। इंटरव्यू में भी मेरे पहले इंटरव्यू में 176 मार्क्स आए थे, जो कि एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। और सेकंड इंटरव्यू में मेरे 200 मार्क्स आए थे, विच इज वेरी वेरी गुड, एंड वन रीजन दैट आई गॉट रैंक 30 वाज बिकॉज ऑफ माय इंटरव्यू मार्क्स। और ऐसा नहीं है कि जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की थी तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। मैंने बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस से तैयारी की थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोशली कट ऑफ थी। तो जब मेरा मेंस हो गया था, मेंस तक तो मैं एकदम अपने घर पे रहती थी, ना मेरे पास फोन था ना मेरे पास दोस्त थे, मतलब मैंने बोलना तक छोड़ दिया था। तो जब इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर टॉकिंग स्किल्स, मतलब हाउ वेल आर यू एबल टू कन्वे, हाउ वेल आपके जो थॉट्स हैं उनको आप कितना अच्छे से बात कर पा रहे हो। तो जब मैं किसी से भी बात नहीं करती थी तो मेरे बोलने की आदत ही छूट गई थी। हिंदी इंग्लिश कुछ भी वो वोकैबुलरी नहीं थी, निकलता नहीं था। तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट स्पीकिंग अगेन। एंड आई फील मेरी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी भी काफी अच्छी है। तो इफ समवन इज देयर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, आई हैव लाइक अ स्टेप बाय स्टेप कि आपको पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। हाँ, एक और चीज कि ये स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए। मतलब अगर मेंस की तैयारी है, क्या होता है कि हम जब भी किसी टॉपर का इस तरीके से सेमिनार देखते हैं और टॉपर से बात करता है, तो वो लोग कई चीजें बोलते हैं। अब वो कई चीजें रेलेवेंट होती है अलग अलग स्टेज के लिए। राइट, अगर मैं बात करूंगी कि आंसर राइटिंग पे स्पीड इंप्रूव करो, तो वो बहुत ही लेटर स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग है। वो तब होगी जब आपका प्रीलिम्स भी क्लियर्ड है, आप सिर्फ मेंस पे फोकस कर रहे हो। तो एवरीथिंग आपको अपनी स्टेज के हिसाब से करनी है। अगर आप एकदम ही तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो सोचो भी मत इंटरव्यू का। मतलब बहुत सारे बच्चे कॉलेज में मेरे पास वो आते हैं कि मैम इंटरव्यू कैसे होगा, क्या होगा, मतलब इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इंटरव्यू जब होगा तब हो जाएगा, मतलब इट्स और उसकी तैयारी तभी हो जाएगी। मतलब मेंस होने के बाद ही इंटरव्यू का सोचना चाहिए, उससे पहले नहीं सोचना चाहिए। सो अपनी तैयार जिस स्टेज पे हो उस हिसाब से यू वर्क। ऑल्सो अभी आई ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन आंसर्स एंड डिस्कशन। आई वुड से लाइक आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। एक और मेरे को ये होता है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैम तैयारी कैसे करनी है। मतलब उसका कोई एक वो तो है नहीं कि अगर मेरे पास कोई पोर्शन नहीं है कि मैं बता दूं कि ये ऐसे तैयारी हो जाएगी। मतलब आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। So I'll open it, whatever you guys have, so we'll discuss it now. Okay, so the floor is open for queries. If anyone have any query to the ma'am, you can ask. Yeah, the participants have risen to 100, which is quite nice. Okay. Om Nayak, you can ask.
Good afternoon, ma'am. Am I audible to you? Yes. So, ma'am, I am a second year student in Delhi University in Sri Aurobindo College. ठीक I am है. also pursuing BA Political Science honors only. हम्म. And my question is that, ma'am, like, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, बट जैसे मुझे अटेम्प्ट देना है 2028 में. सो हम्म. मेरे ग्रेजुएशन और मेरे अटेम्प्ट के बीच में एक साल है मेरे पास. तो मुझे एमए परस्यू करना चाहिए आगे, या फिर कंप्लीटली सिविल सर्विस के लिए तैयारी करनी चाहिए? हम्म. That's actually a very good question, है ना. um देखो, एमए, अगर तुम्हें सिर्फ एमए की डिग्री चाहिए, है ना, अगर इफ यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द कॉलेज, तो एमए परस्यू करना चाहिए, मतलब इफ इट इज नॉट टू डिमांडिंग. अगर जैसे मैंने भी सोचा था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आई हैड कि मैं क्या करूं. इनफैक्ट मेरा जब जेएनयू में सिलेक्शन हो गया था, तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई कॉलेज इन द बैचलर्स. तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं एमए करने के लिए बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊंगी, और जेएनयू वाज माय ड्रीम कॉलेज, क्योंकि इतना आई वांटेड अ गुड कॉलेज टैग टू माई सेल्फ. तो मैं जेएनयू हमेशा से जाना चाहती थी. लेकिन जब मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हुआ, देन आई हैड दिस क्वेश्चन. तो अब इसका कोई भी एक वन सोल्यूशन टू ऑल नहीं होगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जो सोल्यूशन दिया, मतलब इट्स अ डिफरेंट सोल्यूशन टू एवरीवन, बट आई विल टेल यू कि इसका डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है. तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको सिर्फ एमए की डिग्री से मतलब ठीक है ना, अगर एमए की डिग्री से मतलब है और साइड एमए कर सकते हो तो कर लेना चाहिए, क्योंकि गैप नहीं आना चाहिए, है ना. सो आई वुड से कि मैंने एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से वो किया, और वहां पे सिर्फ एग्जाम देने जाना होता था, एक डिस्टेंस काइंड ऑफ हो गया, ठीक है. उससे क्या, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो मेरे 2 साल में एमए भी कंप्लीट हो गई. मैंने जेएनयू छोड़ दिया. क्यों, व्हाई आई टुक दैट डिसीजन वाज, मैंने डिसाइड किया कि एक बहुत अच्छे कॉलेज से एमए और यूपीएससी दोनों साथ बसाथ नहीं जा सकते, मतलब दोनों बहुत ज्यादा डिमांडिंग है. स्पेशली यूपीएससी को जो आप पहला साल देते हो, जो फुल ईयर देते हो, वो आपको अच्छे से देना पड़ेगा. मतलब यूपीएससी इज नॉट ए एग्जाम की जिसको आप साइडलाइन करके या सेकंड प्रायोरिटी देके निकाल लो, स्पेशली जब आपका पहला साल है. एक पूरा साल पूरी मेहनत से ये एग्जाम डिजर्व करता है, मतलब पूरा आप इसको 100% इसको दो. उसके लिए आई वुड से कि एक साल इज, अगर आप गैप भी ले रहे हो तो भी इट्स फाइन. इट लाइक एक एक पूरा साल अगर आप इसको दे पा रहे हो, इट्स ओके. यू कैन टेक अ गैप ईयर, क्योंकि बहुत सारी जगह एमए में बहुत रिक्वायरमेंट्स होते हैं. आई फील कि एमए की डिग्री ही काफी है, मतलब बहुत अच्छे कॉलेज से करो ना करो, इट इट डजेंट मैटर टू मच. आफ्टर दैट, मतलब आपने 2 साल कर लिए, उसके बाद में यू कैन थिंक अबाउट कि अगर आपको उसके आगे की कुछ करनी है, एमफिल करना है, देन यू गो टू अ नाइसर कॉलेज, देन यू अप्लाई टू अ नाइसर वो. बट साइड का लेके एक पूरा साल आप इसको यूपीएससी को दे सकते हो. या तो कुछ मत करो, या तो ड्रॉप ईयर ले लो, या फिर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी